नमस्कार, एशिया न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। केंद्र की सत्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विराजे 11 साल हो चुके हैं। इन 11 सालों में पीएम मोदी की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को 11वें से चौथे पायदान पर पहुंचा दिया है। तो देश आर्थिक, वैश्विक और सामरिक तौर पर दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो चुका है। मोदी सरकार की सफलता को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संकल्प से समृद्धि अभियान के तौर पर मनाने का फैसला ले चुकी है, जिस पर 9 जून को विशेष आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत प्रदेश में 8.25 लाख कार्यकर्ता बूथ स्तर पर माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सरकार ने इन 11 सालों में देश की जनता को जो सौगातें दी हैं उसका बखान किया जाएगा। इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आजाद भारत में पहली सरकार है जिसने झूठ, फरेब और प्रचार के अलावा कुछ भी नहीं किया। आइए सुनते हैं पक्ष और विपक्ष के बयान, फिर इस चर्चा को हम शुरू करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के शिलान्यास में भी आए और रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी आए। पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, पहले प्रधानमंत्री। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो संविधान के अलग अलग पृष्ठ में उन्होंने जो चित्र दिए थे उनमें से एक महत्वपूर्ण चित्र वह भी है जिसमें भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण, हनुमान जी के साथ पुष्पक विमान में बैठ करके वापस अयोध्या आ रहे हैं। और भगवान राम को कांग्रेस ने और पिछली सरकारों ने राम मंदिर का दर्शन करना सांप्रदायिक मान लिया। लोग वहां जाते ही नहीं थे, अयोध्या को छूत बना दिया गया था। और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो दोनों कार्यक्रमों में भाग भी लिए और आज एक नवीन अयोध्या हम सबको देखने को मिल रही है। भाजपा के मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी ने संकल्प से लेकर समृद्धि की बात कर रही है और जन जन तक पहुंचाने की बात कर रही है। सबसे पहले उन्हें बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 सालों में जो भी झांसेबाजी, जुमलेबाजी की थी, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे किसानों को आय दुगनी करने की बात हो, चाहे आदर्श गांव की बात हो, चाहे स्मार्ट शहर की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस हो, चाहे कालाधन 100 दिन के अंदर कालाधन लाने की बात हो, चाहे जितनी भी इन्होंने जो भी बातें जनता के बीच में करके आए थे, क्या उन बातों पर भी बीजेपी के लोग चर्चा करना चाहते हैं? शायद ही किसी ने दोबारा कोई सुन पाया होगा प्रधानमंत्री जी के मुंह से, जो लाल किले की प्राचीर से आदर्श गांव की बात करते थे, जो लाल किले की प्राचीर से स्मार्ट शहर की बात करते थे, भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की बात करते थे। आज बीजेपी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गई है। इसलिए बीजेपी के लोगों को सबसे पहले यह संकल्प लेना चाहिए कि हम आने वाले समय में जनता को कोई झांसेबाजी, जुमलेबाजी नहीं करेंगे। तो आपने पक्ष विपक्ष के बयान सुने। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अमरदीप त्रिपाठी जी, सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार नीरज महेरी जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले रविंद्र प्रताप सिंह, देखिए जिस तरह से 11 साल पूरे होने वाले हैं और हालांकि जो तीसरे टेम की सरकार या एनडीए की सरकार है, इसमें बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन शुरू से आप लोग कह रहे थे कि ये सरकार ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली, 1 साल के अंदर ही गिर जाएगी, लेकिन ऑलमोस्ट 1 साल इसको होने वाले। और पूरा अगर देखें तो मोदी सरकार के टेन्योर को 11 साल का होने वाले। हमने देखा है कांग्रेस के कई नेता ने कहा था कि मोदी तो इस जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन तीसरा टर्म है, 11 साल पूरे हो चुके हैं और अभी 4 साल अभी और बाकी है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि झूठ, फरेब, प्रचार। भाई झूठ, फरेब, प्रचार एक बार चल सकता है ना, लेकिन अगर तीसरी बार भी अगर एनडीए की सरकार बनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो कुछ तो सच्चाई होगी ना। जनता ने कुछ तो देखा होगा, इसलिए तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। भगीरथ जी, सबसे पहले तो आपने एक हेडिंग चलाई है, बेमिसाल 11 साल विपक्ष बेहाल। पहले तो इसी की सच्चाई बता दूं आपको। 400 पार वाले 240 पे तरस रहे हैं, लंगड़ी सरकार लेके चल रहे हैं। तो विपक्ष बेहाल तो रहा नहीं होगा, तब तो ऐसी हालत कर दिया। उत्तर प्रदेश में
74 सीट से घट के 33 सीट पे आ गए। विधानसभा में 312 सीट से घट के 253 सीट पे आ गए। पंचायत के चुनाव पे हम 779 सीट्स पाए और भारतीय जनता पार्टी पिछले पंचायत में 579 सीट्स पाई। तो विपक्ष बेहाल क्यों होगा? पहली बात तो विपक्ष के पास केवल चुनाव होता, चुनाव में कहीं बेहाल नहीं है। अब आते हैं जो आपने पूछा कि पिछले 11 साल में क्या हुआ, तो मैं कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूं, उसी में समझ लीजिएगा क्या हुआ। रुपए का सर्वाधिक अवमूलन, परसेंटेज के हिसाब से भी, रुपए के हिसाब से भी। प्रति व्यक्ति जीडीपी अब तक की सबसे कम, बताते हैं चौथे नंबर की इकोनॉमी हो गई। प्रति व्यक्ति सबसे कम, प्रति व्यक्ति से कम। इन्हीं के 11 साल में, बेमिसाल 11 साल में आयात निर्यात का घाटा जबरदस्त बढ़ गया है, जिसमें $100 बिलियन तो केवल चाइना से बढ़ा हुआ है। इसके आगे हम नतमस्तक हैं। सबसे बड़ा कर्जदार देश हो गया है, $250 अरब कर्ज लिया हुआ है। अमेरिका के आगे क्यों नतमस्तक है? क्योंकि 55% कर्ज अमेरिका से लिया हुआ है, इसे मोदी जी नतमस्तक रहते हैं। अब आते हैं, 10 लाख से ज्यादा हमारे प्रोफेशनल्स भारत छोड़ के जा चुके हैं, और जो भगोड़े थे उनको हम एक को भी पकड़ के नहीं ला पाए। भारत के जो सबसे बड़ा सहयोगी देश था, जिसने भारत के पक्ष में सबसे ज्यादा वीटो यूज किए थे, रूस आज तटस्थ खड़ा हुआ है या स्टील प्लांट लगवा रहा है पाकिस्तान में। और इस मतलब जो हमारे साथ परिस्थितियां थी हमारे पाकिस्तान के बीच, हमारे ठीक है रविंद्र जी, नहीं तमाम खड़ा तमाम हुआ। आप बातें कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए ना, अगर जो तमाम जो बातें आप कह रहे हैं, अगर इसमें कुछ सच्चाई भी है, या फिर आपको ठीक है अगर ऐसी हो रहा है, तो फिर लगातार हम देख रहे हैं दूसरे महीने भी जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ से ज्यादा हो रहा है। हमने जापान को छोड़कर हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। तो ये सब चीज ऐसी हवाबाजी में थोड़ी हो रहा होगा ना। मजबूत स्थिति में भारत होगा तभी तो चीजें बढ़ रही है, क्योंकि 2014 तक हम पता है हम टॉप 10 में भी नहीं थे अर्थव्यवस्था में। हम मुश्किल से महज 10 साल के अंदर ही, 11 साल के अंदर ही चौथी पायदान पर पहुंच गए। तो ये सारी चीजें तो हो रही है ना, फिर इसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं हम लोग? आप कह रहे थे, एक मिनट सुन लीजिएगा। 17वीं शताब्दी में भारत पूरी दुनिया का 1/4 मतलब 25% जीडीपी थी भारत की। तो अभी वर्तमान की बात करिए, पिछले की बात मत करिए। जो मैं कह रहा था, अभी जापान की बात बताऊंगा, उसको पूरा कर लेंगे। असफल विदेश नीति, 9 हमारे पड़ोसी देश है, किसी से अच्छे संबंध नहीं है। फिर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। मणिपुर, मेघालय की झगड़ा, मेघालय आसाम का झगड़ा, और ये जो झगड़े बताते हैं, ये बताते हैं कि पूरा देश अस्थिर है। संसद ने बताया है 13,13,000 लड़कियां गायब हैं। आज तक संसद ने दोबारा नहीं बताया लड़कियां आई कि नहीं आई और कहां गई। और आपने कहा जापान से आगे हो गए। हमारी प्रति व्यक्ति जो आय है जापान से 0.0 कुछ % आगे होके, प्रताप जी 2014 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? अगर इसका भी आप आकलन कर लेंगे तो मुझे लगता है शायद ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे। ठीक है, आप प्रति व्यक्ति आय जापान से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप से भी अगर कंपेयर कर लें कि हम 2014 में कितने थे और 2014 में कब है, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे आपने सवाल उठाए, उसका जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे से जुड़े हुए हैं अमरदीप त्रिपाठी जी, जवाब तमाम ठीक है, मेरे पास समय कम है, आऊंगा दोबारा आपके पास भी, बहुत लंबा समय दिया आपको मैंने। अमरदीप त्रिपाठी जी, जवाब। जिस तरह से तमाम सवाल दागे उन्होंने कि आप लोग तो जश्न मना रहे हैं 11 साल का, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ये तमाम सवाल तो खड़े हुए हैं। देखिए साहू जी, जश्न वही मनाता है जो जनता को ये बता पाता है कि हमने क्या किया है। और जिस प्रकार से संकल्प से समृद्धि की बातें हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि उत्तर प्रदेश की जनता के घर घर तक हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इस पोजीशन में है कि घर घर तक जाकर हम बताएंगे जनता को, जैसे पिछले विगत दिनों में, चाहे वो जो है चाय की चर्चा की बात कर लिए, जिस प्रकार से हम लोग मोहल्ला चौपाल लगाने की बात कर रहे हैं, मेरी माटी मेरी देश की बात करिए, तो हम लोग जो मोदी जी ने जो संकल्प लिया था उसको करके दिखाया है। चाहे वो 11 करोड़ शौचालय की बात कर लीजिए, गरीबों को पक्का मकान की बात कर लीजिए, चाहे आप 10 करोड़ से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर की बात कर लीजिए, आयुष्मान योजना की बात कर लीजिए, धारा 370 की बात कर लीजिए, राम मंदिर की बात कर लीजिए, जो है स्टेट हाईवे की बात कर लीजिए, नेशनल हाईवे की बात कर लीजिए, आप 23 जो मेट्रो शहर चल रहे हैं उनकी बात कर लीजिए, और 9 मेट्रो जो निर्माणाधीन है उनकी बात कर लीजिए, डिजिटल इंडिया की बात कर लीजिए। तो ये सभी बहुत लंबी
सूची है, चाहे भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बन के उभरा हुआ है तो इसकी बात कर लीजिए, जो सेना को हम लोगों ने सशक्त करने का कार्य किया आधुनिक हथियारों से, उसकी बात कर लीजिए, चाहे 6 करोड़ से ज्यादा रोजगार की बात कर लीजिए, तो एक लंबी श्रृंखला जो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में धरातल पर उतारने का कार्य किया है। जो आज कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश 1,65,000 बूथ जो हमारे बूथ अध्यक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी ही बता सकती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तो बूथ अध्यक्ष का नाम नहीं बता पाएंगे, इनके पास लिस्ट तक नहीं होगा। और हमारे जो कार्यकर्ता है, बूथ अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, सभी लोग घर घर तक जाएंगे और ये मोदी जी की जो नीतियां हैं जो धरातल पर उतारी गई हैं उसको बताने का कार्य करेंगे। इसीलिए जो पिछले विगत दिनों हम लोग बताए हैं, तो तीसरी बार सेंट्रल में और दूसरी बार स्टेट में जो है योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में सफल हुए हैं। और इसी के आधार पर जो हम लोगों ने संकल्प लिया उसको करा करके दिखाया। इसी के आधार पर 2027 में भी जनता से वोट मांगेंगे। ठीक है, संकल्प से समृद्धि ये अभियान आप लोग लेके जा रहे हैं। नीरज महरे जी, देखिए विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल भी हैं कि आप 11 साल का जश्न तो मना रहे, लेकिन ये सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। लेकिन पक्ष की तरफ से अगर देखें, सरकार की तरफ से देखें, तमाम लिस्ट है उनके पास उपलब्धियों की कि हमने ये किया, हमने ये किया, तमाम चीजें की। और इसमें कोई जाहिर नहीं, कहीं ना कहीं जनता भी एक तरह से समर्थन में, कितनी होगी पता नहीं अभी, लेकिन अगर तीसरी बार भी अगर एनडीए की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी बने, तो कुछ तो बात होगी। और कहीं ना कहीं कुछ तो विपक्ष में खलबली होगी कि जिस नरेंद्र मोदी को लेकर ये कहा जाता था कांग्रेस की तरफ से, मणिशंकर अय्यर की तरफ से हमने सुना है कि किस तरह से बयान थे कि नरेंद्र मोदी जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन तीसरी बार वो बन गए। तो कुछ तो खलबली विपक्ष में होगी कि 11 साल यहां पर बेमिसाल सरकार को लेकर यहां पर जश्न मना रहे हैं सत्तापक्ष बीजेपी वाले। नीरज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे तक, शायद आपने म्यूट करके रखा है, प्लीज अनम्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज हम तक पहुंच जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी रहती है कि वो सीधे संवाद जनता से करती रहती है और सीधा जुड़ती है। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले अहिल्याबाई होलकर को लेकर सीधा संवाद किया, फिर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सीधा संवाद किया। हर वर्ष कुछ न कुछ होता रहता है जिससे किसी न किसी माध्यम से सीधे जनता के दिल और दिमाग में घुसने की कवायद उनकी बरकरार निरंतर जारी रहती है। अभी हाल ही में अगर हम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देखें, तिरंगा यात्रा के माध्यम से देखें, और अब 11 वर्ष पूरे होने पर तमाम आयोजन जिस तरह से हो रहे हैं, मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी बदल गई है। अब पुरानी भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। पुरानी भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता था भोजन, बैठक और विश्राम। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के दिलो दिमाग में घुसी रहती है और जनता के साथ है। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से हम आरोप समाजवादी पार्टी लगाए, अगर थोड़ा सा देखा जाए तो वही विपक्षी दलों की स्थिति क्या है या विपक्षी दलों में क्या चलता रहता है। विपक्षी दल जो है हमेशा सरकार के खिलाफ एक नई चीज करते रहते हैं। जिस तरह से हम बताएं, कभी आप औरंगजेब को ले आएंगे, कभी आप राणा सांगा को ले आएंगे, कभी आप पोस्टर बार में उलझ जाएंगे। तमाम ऐसी चीजें रहती हैं जो जनता के मुद्दों तक नहीं पहुंचती हैं। कभी विपक्षी दलों के नेता विदेशों में घूमने चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से किलोमीटरों आगे है और बहुत बड़ी बात है। रही विपक्ष की बात, कि विपक्ष को जो काम होता है, विपक्ष का काम ये होता है भागीरथ जी की जनता के साथ जुड़े और सरकार को आईना दिखाएं। मुझे लगता है इसमें कहीं न कहीं विपक्ष कमजोर रहा है सरकार को आईना दिखाने में। महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा सकते हैं, उन मुद्दों को नहीं ले जा पा रहे। जी भागीरथ जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा पहले कि बीजेपी जनता के बीच में तमाम तरह के कार्यक्रम लेके जा रही है। रविंद्र प्रताप जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी की खास बात है, अभी वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे थे कि बीजेपी जनता से ज्यादा जुड़ाव करती है, चाहे तमाम कार्यक्रम हो। अभी अहिल्याबाई को लेकर जिस तरह से तमाम कार्यक्रम पूरे देश भर में किए जा रहे हैं, और अब 8 लाख कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में, छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। और बीजेपी के नेता कह रहे थे भाई कि आपके पास 8 लाख कार्यकर्ता भी नहीं होंगे, बूथ स्तर पर आपके पास अध्यक्ष भी नहीं है और आपके पास टीम भी नहीं है, लेकिन हमारे ये कार्यकर्ता बूथ स्तर पर तैनात हैं और जनता तक सरकार की उपलब्धि लेके जाएंगे।
इतने ही कार्यकर्ता हैं जितने बीजेपी वाले सज्जन बता रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री भी पन्ना प्रमुख थे, प्रधानमंत्री भी पन्ना प्रमुख थे। उन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी ना देके विदेशी कंपनियों को प्रचार का ठेका दे दिया था। एक भी जिला अध्यक्ष के पास ये हिम्मत नहीं थी कि एक भी होर्डिंग लगवा दे। अभी जो 2024 में चुनाव गया हुआ है, तो कार्यकर्ता कहाँ काम करेंगे यही बता देंगे। के बाद भी 240 सीटें आई है इनके पास। लंगड़ी सरकार बनी हुई है, वो भी कैसे बनी हुई है कि कई करोड़ वोट बढ़ जाते हैं 1 घंटे के अंदर में। संकल्प से समृद्धि तक शब्द बहुत बढ़िया बढ़िया ढूंढ के लाते हैं। सेना में बताते थे संकल्प चलिए, से ये तो समृद्धि आपने माना, तक क्या किया है ये तो इन्होंने। आपने माना कि जो टैगलाइन है वो बहुत बढ़िया है। वो हम बता रहे हैं कितना बढ़िया है, सुन तो लीजिए पहले कितना बढ़िया है। सेना में कितना संकल्प हुआ, कितना समृद्धि हुआ। भारत का सिरमौर था रेजांगला, मेजर सैतान सिंह के नाम से जाना जाता था। उसको चाइना ने तोड़ दिया और कब्जे में ले लिया। ये संकल्प से समृद्धि है। 2.5 लाख फोर्सेस, आर्म फोर्सेस में मतलब टोटल डिफेंस में हमें जरूरत है आदमियों की। 2.5 लाख पद खाली हैं और भर्ती क्या कर रहे हैं ये अग्निवीर। किसमें भर्ती कर रहे हैं? 4 साल के नौकरी पे भर्ती कर रहे हैं। एक सज्जन कह रहे थे विदेश घूमने चले जाते हैं। पूरे विश्व में आज तक के लोकतंत्र के इतिहास में विदेश में घूमने वाले सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी विदेश में घूमे हैं तो आधी जगह पे पता, कोई 50 देश बताता है, कोई 72 देश बताता है। तो उसमें से आधी जगह पे अडानी के साथ में गए ठेका दिलाने के लिए, जहां पर 11 सरकारें उनके विरोध में खड़ी हुई हैं। चाहे साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, उनके खिलाफ खड़ी हुई हैं। तो जो विदेश विपक्ष के लोग जाते होंगे, अच्छा जाते रविंद्र होंगे। प्रताप जी, एक तरफ जो से आप लोग प्रधानमंत्री एक गए तरफ तो हुए आप हैं, लोग कहते हैं कि उनका देश नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जब देश के उद्योगपति बढ़ते हैं तो फिर देश में तो बढ़ेगा ना। लेकिन जब कोई देश का उद्योगपति बढ़ रहा होता है फिर आप तमाम आरोप लगा देते हैं। आप 4 उद्योगपति हो रहे गए बस। ये जो हमारी जो जीडीपी दिखा रहे हैं ना चौथी, ये 4 उद्योगपतियों की जीडीपी है। और सारे खत्म हो गए। जो गांव गांव में देहात में टंकी खोल के अपना खर्चा चलाते थे, वो सब खत्म हो गए। 4 उद्योगपतियों का है, इसीलिए प्रति व्यक्ति आय हमारी घट गई, जो मैंने आपको बताया। जापान से ही नहीं, हम फिलीपीन से भी पीछे हैं, म्यांमार से भी पीछे हैं प्रति व्यक्ति आय में। और झूठ बोल के तो कुछ भी बोल लेंगे। और जिनको झूठ बोलने में और झूठ सुनने में विश्वास है, तो वो झूठ सुने और झूठ बोले। जो परिवर्तन जनता के मनोभाव पे आ रहा है, वो परिवर्तन ये लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये लोग पोस्टर चलाएंगे, मीडिया को खरीदेंगे, पत्रकारों को बंद करेंगे, टीवी चैनल पे प्रतिबंध लगाएंगे। कराया करें, जनता निर्णय ले रही है और ले लेगी। धन्यवाद। ठीक है, आप कह रहे जनता निर्णय लिए जनता ने फिर से इस बार निर्णय लिया था। भले एनडीए की सरकार है, भले कुछ सीटें कम आई, लेकिन फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। लेकिन अमरदीप त्रिपाठी जी, देखिए तमाम यहाँ पर बिल्कुल पूरी होमवर्क करके आए। यहाँ पर रविंद्र प्रताप जी तमाम तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। थोड़ा मुझे लगता है, क्योंकि जब भी इनके साथ में रहता हूँ तमाम तैयारी के साथ ही आते हैं हमेशा डिबेट में। लेकिन अमरदीप त्रिपाठी जी, ठीक है, आप लोग अपनी तरफ से यहाँ पर बेमिसाल 11 साल के जश्न तो मना ही रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार तमाम ऐसे सवाल है जो दाग ही रहा है। विपक्ष तो अब ये कह रहा है कि भाई चाहे जीडीपी की बात कर लीजिए, चाहे अर्थव्यवस्था की बात कर लीजिए, आप लोग झूठ परोस रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जीडीपी की बात कर रहे हैं, आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। रविंद्र प्रताप जी कह रहे हैं भाई कि प्रति व्यक्ति आय में हम यहाँ पर कम है। अमरदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता हमारी आवाज इन तक नहीं पहुंच पा। नीरज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नीरज जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है भागीरथ जी। नीरज जी, देखिए अभी आपने सुना होगा रविंद्र प्रताप जी को, वो तमाम ऐसे सवाल यहाँ पे खड़े कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता ये भी तो देख रही है ना कि हमने जापान को छोड़कर हम यहाँ पर चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, दुनिया की सबसे बड़ी में से जो टॉप 5 में से हम 5 के बाद चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। हमारा जीडीपी लगातार, जो कलेक्शन अगर हम देखें, जो जीडीपी है वो लगातार इसमें बहुत अच्छा रहा है, जब दूसरे हमारे पड़ोसी देशों की जीडीपी बड़ी खराब रही है। हमारा जीएसटी कलेक्शन देख लें, लगातार दूसरे महीने भी 2 लाख करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर आए। तो ये तमाम चीज़ें जब यहाँ पर हो रही है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई है। हम तमाम बेरोजगारी की बात करें, लेकिन आज एक बेरोजगार युवा भी है, वो भी बड़े बड़े महंगे मोबाइल लेके घूम रहा है। कहाँ से घूम रहा है? पैसे होंगे तभी तो उसके पास महंगे महंगे मोबाइल होंगे ना। पैसे होंगे तभी तो जो घर के लोग बाहर जा रहे हैं, कभी फिल्म देखने जा रहे हैं, कभी टूरिस्ट प्लेस में जा रहे हैं। तो
परचेसिंग पावर तो इसमें बड़ी है, लेकिन विपक्ष जो तमाम चीजें कर रहा है, अगर इसको हम 2014 से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं तो लगता है कि देश प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। और इसी कारण जो विपक्ष तमाम काट लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाहे विधानसभा चुनावों की बात कर लें या लोकसभा चुनावों की बात कर लें, बीजेपी हर जगह थोड़ी अपर हैंड रही है। देखिए भागीरथ जी, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर आपने 2014 से और अब तक की बात की तो निश्चित रूप से सड़कों का जाल बिछाया गया है, तमाम यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं ऐसी रही है, मेट्रो तमाम जगह बढ़ी है, बहुत सारी चीजें रही है जिनको कहा जा सकता है। लेकिन हमें भागीरथ जी ये भी देखना होगा कि हमारे देश का किसान बेहाल है, नौजवान परेशान है। रोजगार की जो आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उसको पूरा करने में नाकाम हुए। सबसे बड़ी बात आप देखिए, छोटा सा उदाहरण देंगे भागीरथ जी कि दिल्ली देश की राजधानी है और हमारा किसान, जिसको अन्नदाता कहती है भारतीय जनता पार्टी, अन्नदाता किसान देश की राजधानी नहीं घुस पाया, लेकिन पहलगांव में आतंकवादी आ जाते हैं और पर्यटकों की हत्या करके चले जाते हैं। हमें यही भी देखना पड़ेगा, सच्चाई से रूबरू होना ही पड़ेगा। और निश्चित रूप से हम पत्रकार हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, हमारा काम सरकार को आईना दिखाना है। बाद बाकी तमाम चीजें ऐसी हैं जिनमें कहीं न कहीं हमने देखा है, आपने भी बहुत सारी चीजों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेलियर रही हो। पूरी दुनिया में किसी जगह चले जाइए आप, पूरी दुनिया 75 साल आगे की योजना बनाती है। हम पहले भारत ऐसा देश है जो हम 47 और 45 और 51 और पीछे जाके 70-75 साल पीछे की चर्चा करते हैं। कभी हम औरंगजेब पे चर्चा करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ 2047 की बातें भी हो रही, जहां पर यह कहा जा रहा है कि 2047 का एक रोड मैप लेके चल रही है यहाँ पे सरकार कि विकसित भारत हमको बनना है 2047 तक। ठीक है अमरदीप त्रिपाठी जी, देखिए जिस तरह से आप लोग 11 साल का जश्न तो बना ही रहे, लेकिन तमाम चाहे बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष लगातार आपको घेरती रही, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आप ही की सरकार के हम बड़े बड़े वादों की बात कर लें, 11 साल हो गए लेकिन कुछ बड़े वादे अभी भी रुके हुए हैं। एक एनआरसी की बात, एनआरसी लागू करने की बात, क्योंकि हमने देखा अमित शाह बोल चुके कि एनआरसी तो लागू होकर रहेगा, लेकिन अभी एनआरसी कब होगा, क्या होगा, इसके लिए कोई जिक्र नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बस उत्तराखंड में हमने देखा लागू हुआ है, बाकी पूरे देश में अभी तक कहीं लागू नहीं हुआ है। और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, ये ऐसे तमाम ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता, क्योंकि बीजेपी ये तमाम इन मुद्दों को लेकर लगातार लोगों के बीच में जाती रही है, लेकिन तीसरे 3.0 जो टर्म अभी चल रहा है आप लोग का, यहां पर भी अभी इसको लेकर कोई नहीं है कि कब तक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आएगा, कब तक एनआरसी लागू होगा, कब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं। देखिए साहू जी, जो अभी कार्य पेंडिंग है, चाहे एनआरसी की बात कर लीजिए, चाहे पॉपुलेशन कंट्रोल की बिल बात कर लीजिए, और इसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें देश के उत्थान के लिए जो है हम लोग कार्य कर रहे हैं, उस पर जो आने वाले समय में पूरा देश देखेगा कि किस प्रकार से मोदी सरकार में बहुत सारी और योजनाएं और बहुत सारी चीजें लागू होने जा रही हैं, जिस पर कार्य हो रहा है पिछले 11 साल में। मेरे पास समय कम है, लेकिन इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूं। हमने देखा है जब राम मंदिर का निर्माण को लेकर तमाम तरह के केसेस चल रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा था कि बहुत जल्द मंदिर का निर्माण होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर भी क्या योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहल की जाएगी और दमदार पहल की जाएगी ताकि एक माहौल बने? निश्चित रूप से पहल की जा रही है। जो हम लोगों ने कार्य किया है मोदी जी के नेतृत्व में, जो सेंट्रल में काम हुआ है, जो स्टेट में काम हुआ है, अपने कार्यों को लेकर जन जन तक जाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं पर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, बरसाती मेढक की तरह जब चुनाव आता है तो जनता के बीच में जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आंख से आंख मिलाकर घर घर तक जाकर अपनी योजनाओं को बताने में सफल रहता है और बताता है इस बात को कि मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में कौन कौन से कार्य जो है प्रदेश और देश में किए जा रहे हैं। इसी की सराहना जो है प्रदेश की जनता और देश की जनता कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। और दूसरी बात, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो अग्निवीर की चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है कि विपक्ष को इस बात को जानना चाहिए कि अग्निवीर जैसी योजनाएं देश के बड़े बड़े देशों में लागू है, देश में एप्लीकेबल है, इंप्लीमेंट किए गए हैं। उसी के आधार पर जो है भारत में भी इस प्रकार से जो है अग्निवीर की योजनाएं जो है सेना के अंदर इंप्लीमेंट की गई हैं। तो इन लोगों को भी पता चलना चाहिए, अगर दुनिया के साथ आप नहीं चलते हैं, आपको, इन लोगों को यही लगता है कि प्रदेश और देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल पैदा करते रहिए, हिंदू मुस्लिम के दंगे लगाते रहिए,
और सत्ता में राज करते रहिए। लेकिन आज प्रदेश और देश इस तरीके से बदल चुका है। आज उत्तर प्रदेश का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या देश का हो, सभी लोग जो है आज विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। सबको विकास चाहिए, सबका साथ सबका विकास चाहिए। आज जो है टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज मुझे लगता है धार्मिक विकास तो तुष्टिकरण, सबको चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें राजनीति अक्सर होती रहती है, विपक्ष सरकार पर सवाल दागता रहता है, लेकिन आम जनता विकास जरूर चाहती है। और 11 साल हो गए हैं, बहुत सारी उपलब्धियां जरूर सरकार की, लेकिन बहुत सारे सवाल, बहुत सारे उम्मीद अभी भी यहाँ पर। अमरदीप त्रिपाठी जी, रविंद्र प्रताप जी और नीरज मेहरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से 11 साल नरेंद्र मोदी सरकार के हो चुके हैं, तीसरे कार्यकाल में 1 साल भी संपन्न हो चुका है, लेकिन बहुत सारी उपलब्धियां सरकार के खाते में तो है। इसलिए कहीं ना कहीं जनता ने तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री के पद पर फिर से बैठाया नरेंद्र मोदी को। और लेकिन देखना होगा, जो बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं जो बीजेपी की तरफ से कहे गए थे, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो, या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं। क्या ये मुद्दे इसी कार्यकाल में यहां पर सरकार की तरफ से पूरे देश में लागू हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।